गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रीति अमेटा, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसजीजी गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा, बीएससी सेकेंड ईयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर फर्स्ट। इसके अपन 4 वीडियोस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे हो चुके हैं। ये 5th वीडियो है। 4th वीडियो में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पूरा समझाया गया था। उसके अनुसार जितनी भी ज्योमेट्रीज होती हैं उसके बारे में यहाँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। सबसे पहले तीन चार तरह की ज्योमेट्रीज बताई गई थी, अष्टफलकीय, वर्गाकार समतलीय, चतुष्फलकीय और रेखीय। तो अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री या अष्टफलकीय संकुल किस प्रकार से बनते हैं, पॉलिंग ने क्या इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। अब इसमें देखिए ऑक्टा फर्स्ट लिखा है, ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय संकुल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो या तो sp3d2 या d2sp3 संकरण के द्वारा बनते हैं। वे धातु आयन जिनमें कि d0, d1, d2 और d3 विन्यास हो ज़्यादातर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इसमें 2d कक्षक वेकेंट हो जाएंगे, अपने से एक अधिक क्वांटम संख्या के s व p के साथ संकरित होकर के d2sp3 कक्षक संकरण बना लेते हैं। और इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6 ऑर्बिटल आपस में जब मिक्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसमें बनती है। एक एग्जांपल लीजिए, हेक्सासाइनोफेरेट, इसके ऊपर 3- चार्ज है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार सबसे पहला पॉइंट क्या है, धातु परमाणु की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लेंगे अपन। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि मेटल का कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। उसके बाद जितने रिक्त कक्षक उपलब्ध हों और जिनकी ऊर्जाओं में अंतर नहीं हो वो आपस में मिला करके अपन उसका संकरण का प्रकार ज्ञात कर लेते हैं। 3 चीज़ें उसमें देखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिंपल मेटल का, फिर मेटल आयन का, और फिर उसके जितने भी वीकेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको, और लोअर एनर्जी जो उससे बिल्कुल मैच करती हुई एनर्जी के एस और पी हैं उनको मिला करके उसके संकरण का ज्ञात कर लेते हैं क्या है। जैसे हेक्सासाइनोफेरेट में क्या है, Fe कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। इलेक्ट्रोनिक विन्यास के हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाले का कितना है 3d6 4s2 4p0। p को अपन इसलिए ले लेते हैं क्योंकि दोनों तरह के कॉन्फ़िगरेशन चाहे वो sp3d2 हो या d2sp3 हो, p का पार्टिसिपेशन इसमें होता है क्योंकि p इनके बिल्कुल इक्वलेंट एनर्जी का लगभग होता है। नीचे देखिए बता रखा है 3D में 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस में 6 इलेक्ट्रॉन बताए हुए। पहले एक जाएगा, फिर पेयर अप होगा इस तरह से, फिर 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p सारा खाली है। अब धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी है, +3 है क्योंकि साइनाइड पे -6 होता है। इस तरह आयरन क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। Fe+3 का विन्यास क्या करेंगे, 2 तो s वाले इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए और एक d का लास्ट वाला युग्मन वाला निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3d5 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो 3d5 इलेक्ट्रॉन किसका कॉन्फ़िगरेशन है, जो अपना सेकंड पॉइंट था मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट वाले डायग्राम में आप देखिए वो वाले कॉन्फ़िगरेशन को शो किया हुआ है। S खाली है आपके पास, P खाली है और D में 5 है। अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी होगी कि ये बाहर वाले SP काम में लेगा या अंदर वाले लेगा। इसके लिए सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण को देखा जाता है और फिर एनर्जी को देखा जाता है। अब इसमें स्वतंत्र धातु आयन की गणना में यदि चुंबकीय आघूर्ण देखते हैं तो उसका वैल्यू 5.92 आता है। स्वतंत्र आयन में 5.92 यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि संकुल आयन में 2.3 होता है, जो कि प्रायोगिक मान है ये सारे, जब जो कि क्या शो करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है इसमें। अतः यहाँ पर संकुल बनने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो रहा है। ऐसी स्थिति में लिगेंड धातु आयन की तरफ जैसे ही आएंगे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट हो जाएगा। 2 रिक्त डी कक्षक dx² y² dz² बाहर वाले जो कि s और p के बिल्कुल पास की तरफ हैं, वो 2 डी कक्षक आपको रिक्त हो जाएंगे। इस तरह से 6 लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके
6 लिगेंड हैं इसमें, क्योंकि साइनाइड कितना है, 6 है। तो 6 साइनाइड लिगेंडों से ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है। इससे ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। और इससे क्या होगा, चूँकि लिगेंड धातु आयन की तरफ आते हैं तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन युग्म एवं धातु आयन के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन में क्या होने लग जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। बीच में मेटल प्लस बैठा है, चारों तरफ से नेगेटिव लिगेंड आएंगे तो दोनों में क्या हो जाता है, विकर्षण यानी कि रिपल्शन चालू हो जाता है। और जब रिपल्शन होता है तो उसमें एनर्जी निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने की संभावना होगी। अतः अंतः रिक्त डी कक्षक dx² dzy² एंड dz² संकरण के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। जो एनर्जी निकलती है वो युग्मन का काम करती है। साथ ही D2sp3 संकरण में डी कक्षक अंतःकक्षक हैं। इनसे निर्मित संकरित कक्षक लिगेंड पूर्ण भरे कक्षक के प्रभावी अतिव्यापन पर इतनी पर्याप्त ऊर्जा निकल जाती है कि इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। D2sp3 संकरण द्वारा जो संकुल बनते हैं उनकी प्रवृत्ति sp3d2 संकरण की अपेक्षा अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि D2sp3 में अंदर वाला d ऑर्बिटल काम में आ रहा है, जिसकी ऊर्जा sp3d2 जिसमें कि बाहर वाला d ऑर्बिटल काम में आता है उससे कम होती है। अतः यह उससे ज़्यादा कम भी होती है, और दूसरा वो नाभिक से ज़्यादा बाउंड भी रहता है, ज़्यादा टाइटली बाउंड रहता है। अतः D2sp3 संकरण हो जाता है। तभी जब ये संभव नहीं हो, D2sp3 संभव नहीं हो, उसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉनों के युग्मन पॉसिबल नहीं हो, या इतने इलेक्ट्रॉनों की बाहर इसमें 5s में नहीं जा सके, तब इसमें कौन सा वाला कॉन्फ़िगरेशन क्यों कहलाएगा, sp3d2, बाहर वाले d को लेते हैं। पॉलिंग के अनुसार चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर ही संकरण का कैलकुलेशन कर उसकी ज्योमेट्री को बता सकते हैं। तो हेक्सासाइनोफेरेट 3- में धातु आयन के संकरित कक्षकों को नीचे देख लो आप कैसे बताया गया। 5 में डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 इस तरह से युग्मित हो जाएंगे, 2 2 और 1 हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो डॉटेड में बॉक्स बना हुआ है ये D2sp3, ये सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर के हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इनमें हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण 1 2 3 4 5 6 नीचे देखिए आप 6 ऑर्बिटल समान ऊर्जा के D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन के संकरण वाले बन जाएंगे, जो कि खाली हैं। इन खाली में ये क्रॉस क्रॉस XX करके साइनाइड के 2 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स बन गया आपका, पूरा D2sp3 टाइप हेक्सासाइनोफेरेट। ये आपका इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जितने ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जैसे कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका चुंबकीय आघूर्ण के द्वारा पुष्टि हो गई है। इसमें भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः आयन कौन सा हो जाएगा, संकुल भी कौन सा कहलाएगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का हो जाएगा, अंतःकक्षक कहलाएगा, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो है वो अंदर की तरफ के काम में आ रहे हैं, या एक कम क्वांटम संख्या वाले काम में आ रहे हैं। यदि क्वांटम संख्या के रेफर में बोला जाए तो एक कम क्वांटम संख्या वाला काम में आ रहा है, यानी कि 3D। अब सेकंड एग्जांपल आप देखिए, फेरोसाइनाइड यानी कि FeCN6 4-। जब 4- होगा तो इसमें आयरन के ऊपर +2 चार्ज होगा। पीछे अपन ने पूरा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब देख रखा है, तो इसका जस्ट इसमें Fe+2 का डायरेक्ट देख लीजिए, 3D6 4s0 4p0 6 4s0 4p0। अतः अब यदि D2sp3 संकरण कराएंगे तब तो अंदर के 2 ऑर्बिटल D आराम से काम में आ जाएंगे, इनमें युग्मन हो जाएगा 2, यानी कि Fe2+, मतलब खाली 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे, जबकि उसमें क्या हुआ था, 4s वाले भी निकले थे और एक d ऑर्बिटल का भी निकला था। इसमें केवल 4s वाले 2, क्योंकि अपने को 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इसके पास फिर कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन का युग्मन इस तरह से पेयर्ड हो जाएगा। 3 पेयर आपको मिल गए। 3 पेयर मिलते ही ईजीली आपको D2sp3 अवेलेबल हो जाएंगे, और ये D2sp3 अवेलेबल होते ही साइनाइड इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। साइनाइड के रिएक्शन के बाद कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये प्रतिचुंबकीय होना चाहिए। और ये वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में देखा भी गया है कि फेरोसाइनाइड संकुल D2sp3 संकरण द्वारा
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्सेस प्रतिचुंबकीय गुणधर्म वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी तरह D0, D1, D2, D3 विन्यास वाले धातु आयन सदैव D2sp3 संकरण बना करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे, पर D4, D5, D6 विन्यास वाले धातु आयन भी इलेक्ट्रॉन युग्मन करके D2sp3 संकरों का निर्माण कर अष्टफल के संकुल बनाते हैं, क्योंकि D2sp3 संकरित कक्षों से हमेशा प्रबल बंध बनते हैं, जिससे बंध में निकली और जो युग्मन होता है या ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें प्रबल बंध होने के कारण जो ऊर्जा है वो युग्मन में जो ऊर्जा चाहिए होती है उससे भी ज़्यादा होती है। अतः ये ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। जब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तब स्वतंत्र धातु आयन और निर्मित अष्टफलकीय में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा अलग होगी। उससे पता चल जाता है कि इसमें युग्मन हुआ है, जिसका प्रमाण प्रायोगिक रूप से चुंबकीय आघूर्ण निकाल करके कर सकते हैं। अब इसी तरह ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के आप डिफरेंट दूसरे एग्जांपल्स देख लीजिए। हेक्साएमिन कोबाल्ट है, हेक्सासाइनो मैंगनीज है, हेक्सासाइनो क्रोमियम 4+ आदि लेते हैं, तो इनमें सब में प्रतिचुंबकीय हैं और स्वतंत्र धातु आयन कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। इस तरह से आप एक एक का निकालते चले जाइए और आपका इजीली हर कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका चुंबकीय गुण वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किया जा सकता है। अब किसी में भी यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय हो जाएगा। और सिंपल मेटल आयन में फ्री है, उसमें चुंबकीय आघूर्ण, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद मेटल का चुंबकीय आघूर्ण में अंतर है तो युग्मन हो जाएगा, अंतर नहीं है तो युग्मन नहीं होगा। ये दो कॉन्सेप्ट पॉलिंग ने बहुत अच्छे से समझाए थे। अब यदि अपन हेक्साएमिन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो हेक्साएमिन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में आप देखो कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 3d7 4s2। कोबाल्ट +3 इसमें है, कोबाल्ट +3 का कितना हो जाएगा 3d6 हो जाएगा। दो तो s के निकल जाएंगे, एक 3d7 वाला निकल जाएगा। तो 6 होते ही क्या होता है 3 पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर बनते ही 2 d ऑर्बिटल आपको अवेलेबल हो जाएंगे, 4s 4p, तो D2sp3 इसमें इजीली हो जाएगा। तो D2sp3 किस तरह का है, अब इसमें पेयर्ड है तो क्या कहलाएगा प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। संकुलायन बन करके इस तरह से बन गया 6 अमोनिया, इसमें एक एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे देंगे, D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये कंप्लीट हेक्साएमिन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी प्रकार क्रोमियम हेक्साएमिन, क्रोमियम हेक्सासाइनो, हेक्साएक्वोफेरेट, हेक्साएक्वोफेरिक, इनमें आप D2sp3 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पाई जाती है। अब कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि D2sp3 संकरण के लिए डी कक्षक रिक्त नहीं किए जा सकते। अंतः डी कक्षक या तो पूर्ण भरे हुए होंगे तो D2sp3 संकरण नहीं हो सकता। ऐसी अवस्थाओं में क्या होगा कि बाहर वाले डी ऑर्बिटल को काम में लिया जाता है, तो इसमें sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक एग्जांपल देखिए, Fe F6 3- Fe+3 आयन D5 विन्यास है इसमें, यानी कि Fe का क्या होता है एटॉमिक नंबर 26 होता है, 3d6 4s2, Fe+3 में हो जाएगा 3d5, तो 5 में एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए, एक s है और 3 p खाली हैं। Fe+3 में जब चुंबकीय आघूर्ण निकाला गया 5.92 आता है, और जब ये संकुल बन जाता है तो उसका 6 आता है। इन दोनों में लगभग कंपेरेबल है, 5.92 और 6 में कोई डिफरेंस नहीं है। इससे पता चलता है कि जो अंदर वाले डी इलेक्ट्रॉन हैं वो बिल्कुल भी अनटच्ड है, उनको कुछ भी पेयरिंग वगैरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अतः बाहर वाले s, p और d, क्योंकि 6 लिगेंड है तो d लेने ज़रूरी हैं, तो sp3d2 इस तरह का इसमें संकरण होगा। Fe+3 आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इसमें यूँ कहीं रहेगा। अतः पॉलिंग ने ये क्या कहा था, बाहर वाले डी कक्षक हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट वाले इसमें डायग्राम में आप देखिए, Fe+3 में 5 अंदर हैं, एक ऐसे खाली पड़ा हुआ है, P के 3 खाली हैं, और बाहर वाले जो 4D कक्षक है उनके 2 ऑर्बिटल्स ले करके ये sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बना करके 6 बॉन्ड बना लेता है आयरन किसके साथ, फ्लोराइड के साथ। लिगेंड फ्लोराइड द्वारा
इलेक्ट्रॉन इसके अंदर XXX करके भर दिए गए। यहाँ पर sp3d2 संकरण अष्टफलकीय ज्योमेट्री से समझाया जा सकता है। बाह्य डी कक्षक काम में आ रहे हैं, अतः इस संकुल को क्या कहेंगे अपन, बाह्य कक्षक संकुल कह जाते हैं। चूँकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, देखो अब 5 रखें, तो ये क्या कहलाएगा, अनुचमकीय प्रकृति है। बाह्य कक्षक संकुलों के उदाहरण और भी हैं, जैसे हेक्सा एमीन जिंक, हेक्सा फ्लोरोकोबाल्ट। आप ये एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन सा आउटर बनाता है और कौन सा इनर डी ऑर्बिटल लेकर के हाइब्रिडाइजेशन करता है। हेक्सा साइनोफेरेट में यदि देखा जाता है तो D2sp3 होता है। हेक्सा फ्लोरोफेरेट में यदि देखते हैं तो बाह्य कक्षक संकरण होता है, sp3d2 होता है। पॉलिंग ने FeF6 3- आयनिक कहा गया तथा FeCN6 आयनों को सहसंयोजक कहा, यानी कि जिसमें अंतर डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं वो सहसंयोजक, बाय डी काम में आ रहे हैं वो आयनिक कहलाते हैं, ऐसा पॉलिंग ने कहा गया था, जो कि मेटल लिगेंड बंध की प्रकृति बताते हैं। वास्तव में ये बात थोड़ी गलत पाई गई। FeF6 में काफ़ी मात्रा में सहसंयोजक गुण पाए जाते हैं। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन रहा, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इन सब को नाम दिए। नीचे टेबल में आपको बताया गया है, देखिए पॉलिंग ने D2sp3 और sp3d2 दो हाइब्रिडाइजेशन है। पॉलिंग ने सहसंयोजक तो कहा D2sp3 को, sp3d2 को आयनिक कहा। टॉबी ने अंतःकक्षक कहा और बाह्य कक्षक। नायहोम ने चक्रण युग्मित और चक्रण मुक्त, क्योंकि अंदर वाले में युग्मन होता है तो चक्रण युग्मित हो गया, और बाहर वाले को स्पिन फ्री, स्पिन पेयर्ड। ऑर्गल ने निम्न चक्रण लो स्पिन, उच्च चक्रण हाई स्पिन कहा गया। इस तरह अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इनके नाम दिए, पर सहसंयोजक और आयनिक वाली जो प्रॉपर्टी पॉलिंग ने दी थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी। अब देखिए सामान्यतः क्या होता है कि बाह्य कक्षक संकरण द्वारा जो संकुल बनते हैं वो अंतःकक्षक से ज़्यादा अधिक क्रियाशील होंगे। बाह्य कक्षक संकरण में ऊर्जा डी ऑर्बिटल जो काम में आ रहे हैं वो कौन से हैं, 4d हैं। 4d हैं जो उच्च ऊर्जा के हैं और नाभिक से कम जुड़े हुए हैं, अतः अंतःकक्षक जो 3d है जो कक्षक में भाग लेते हैं वो ज़्यादा अधिक स्थायी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नाभिक के पास हैं, अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो 4d कक्षक वाले आराम से रिएक्ट कर लेंगे, बाहर वाले डी कक्षक हो जाएंगे। कोबाल्ट+2 आयन को एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। कोबाल्ट+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D7 होता है। D2sp3 संकरण द्वारा संभावना बहुत कम है कि डी कक्षक रिक्त नहीं है। D2sp3 में क्या होता है, संभावना बहुत कम है, क्योंकि डी कक्षक जब रिक्त नहीं होते हैं तो बाहर वाला डी हमेशा काम में आता है। कोबाल्ट+2 में आप देखिए इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखेगा D7 है, 4s है, 4p है, 4d और 5s है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोबाल्ट+2 के पास रिक्त कक्षक बाहर वाले हैं, अंदर वाले नहीं हैं, तो डी कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के उच्च कक्षकों 4d या 4s में चला जाएगा। इस प्रकार दो रिक्त कक्षक D2sp3 संकरण के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर की तरफ चला गया, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित हो गया, तो 3 युग्मित हो गए और 2 ऑर्बिटल आपको खाली मिल जाएंगे, 3 युग्मित हो गए। तो ये D उसके साथ मिल करके D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन बना देगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर रखा रहेगा। ये कोबाल्ट+2 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, पहले अपन कोबाल्ट+3 का देखा था। अब इसमें देखिए क्या होता है, 4d व 5s में जो इलेक्ट्रॉन क्रमोन्नत हुआ है नाभिक के साथ दृढ़ता से बंधा हुआ नहीं रहेगा, आसानी से निकल जाएगा, तो कोबाल्ट-3 में परिवर्तित हो जाएगा। वास्तव में ये सही भी पाया गया है कि कोबाल्ट+2 से कोबाल्ट+3 ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं और कोबाल्ट+2 के संकुल अपचायक होते हैं। फटाक से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और निकाल करके कोबाल्ट+3 में चेंज हो जाएंगे। इससे ये स्पष्ट होता है कि चुंबकीय आचरण के आधार पर संयोजी बंध सिद्धांत से संकुलों की ज्यामिति का ज्ञान तो प्राप्त किया जा सकता है आराम से। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। हेक्सासाइनो मैंगनीज का चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 2.8, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। Mn+3, 3 की क्या होती है 3d4। Mn का वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s2, तो s के 2 निकल जाएंगे और d के 1 निकल जाएगा, तो 3d4 बन जाएगा। ये सीरीज़ आप फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ याद कर लीजिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये पूरी सीरीज़ याद हो जाएगी, तो उसके हिसाब से आप
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे और +3 होते ही उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए जाते हैं। अब इसका 3d5 4s2 से जो अपन ने 3d4 कॉन्फ़िगरेशन निकाला है, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं। बोस-स्टोनर फॉर्मूले में क्या होता है, n इज इक्वल म्यू इज इक्वल टू √n n+2। तो इसमें कितने अनपेयर्ड है, 4 है। 4 + 2 24.20 4.79 इज इक्वल टू 5 इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। संकुल आयन में Mn हेक्सासाइनो मैंगनीज के प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.8 इसमें क्वेश्चन में दे रखा है और इसमें अपन ने कितना निकाला है, 5 निकाला है। तो संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः संकुल बनाने के लिए पहले तो ये 4 हो गया Mn+3 में, उसके बाद उसमें पेयर अप हो गया क्योंकि 2.8 उसमें पहले दे रखा है। तो पहले अपन ने जो निकाला उसमें 4 है तो 4 अनपेयर्ड और इस तरह से एक पेयर होके 2 हो जाएगा और आपको D2sp3 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसमें हो जाएगी। अब इसी तरह निकल में भी आप देख लीजिए कि बाह्य कक्षक संकुल बनते हैं या अंतःकक्षक संकुल, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अंतःकक्षक जब भी बनेंगे इलेक्ट्रॉन में युग्मन ज़रूर होता है। युग्मन होने के बाद एक रिक्त डी कक्षक ही इसमें बचता है, जबकि 2 चाहिए होते हैं। साथ ही 2 इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा में जाना इज़ नॉट पॉसिबल, वो सही नहीं होता रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अतः निकल +2 अंतःकक्षक संकरण नहीं बना करके क्या बनाएगा, बाह्य कक्षक संकरण देगा। sp3d2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे। ये पूरा कंप्लीट आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब देखते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या है, D8 विन्यास वाले धातु आयन निकल +2 2 रिक्त कक्षक संकरण के लिए उपलब्ध नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में लिगेंड की संख्या कितनी है, 4 यदि हो तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन की में युग्मन द्वारा अपना एक डी कक्षक dx2y2 रिक्त करके dsp2 संकरण द्वारा वर्गाकार ज्यामिति आराम से बना सकता है। इसमें आप देखिए जो ऊपरी एग्जाम्पल बताया है इसी को एक्सप्लेन किया गया है नीचे। निकल +2 में D8 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 2 4 2 6 7 और 8 बना रखा है बॉक्स में इलेक्ट्रॉन। 4s और 4p आपके सामने खाली रखे हैं। अब इसमें क्या होगा कि एक जो इलेक्ट्रॉन है dz² वाले में पेयर हो जाएंगे। कौन सा कक्षक खाली हो जाएगा, dx2y2 वाला खाली हो जाएगा। तो ये dx2y2 एक आपको मिल गया, उसके बाद 4s मिल गया, 4p मिल गया। अब चूँकि dz² में युग्मनों के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ भेजना 5s में वो इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। अतः एक ही डी कक्षक लेकर के dsp2 टाइप का ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जिन संकुलों में धातु आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो वे चतुष्फल की ज्यामिति की अपेक्षा वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को अपनाते हैं। dsp2 संकृत कक्षक sp3 कक्षकों की अपेक्षा पूरे इसमें इसके ज्योमेट्रिकल ज़्यादा दिशात्मक होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसकी ज्योमेट्री ज़्यादा सिस्टमेटिक होती है। अतः इसमें dsp2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। हेक्सासाइनो निकल वाला पूरा एग्जाम्पल नीचे दिया हो गया है। इसमें निकल में एक खाली हो गया, ये पूरा आपको अभी समझा दिया गया। इस तरह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि इस बार इसमें इसके और एग्जाम्पल हैं टेट्राक्लोरो प्लेटिनम, टेट्राअमीनो निकल, टेट्राक्लोरो पैलेडियम, ये सभी dsp2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। अब अपन D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। ऐसे मेटल्स जिनके की D9 कॉन्फ़िगरेशन है Cu2 Ag2, इनमें रिक्त dx2y2 कक्षक आपको नहीं मिलेगा। ये वर्गाकार समतलीय परंतु अनुचुंबकीय संकुल बनाते हैं। इसमें वर्गाकार समतलीय एवं अनुचुंबकीय है, इस जैसे कि है टेट्राएमीन कॉपर में, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स 3d ऑर्बिटल में बैठे हुए हैं। कॉपर +2 में 4s 4p खाली है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और इस तरह से dsp2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। 4 ऑर्बिटल हैं, चारों में NH3 के 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। स्वतंत्र धातु आयन एवं संकुल दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। दोनों में आपको दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें बाहर है और उसमें अंदर की तरफ है। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
द्वारा प्रदर्शित आघूर्ण से कुछ कम होता है। चुंबकीय आघूर्ण पृथक की बजाय इसमें कम होता है। इसका कारण है कि समतलीय संकुल में कुछ सीमा तक चक्रण युग्म संभव है, क्योंकि वर्गाकार समतलीय सतह की लेयर दूसरी सतह पर व्यवस्थित होती है। एक के ऊपर एक वर्गाकार जमे रहते हैं। यदि संकुल चतुष्फल की होता तो चुंबकीय आघूर्ण में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि तब यह सतह नहीं बन पाती। एक के ऊपर एक लेयर होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। इस तरह से थोड़ा सा अनपेयर्ड चीज़ कम दिखाई देती है कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि लेयर बनी हुई है। जबकि टेट्राहेड्रल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लेयर होते नहीं, सब अलग अलग होते, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ईजिली शो हो जाता है कॉम्प्लेक्स में भी। टेट्राएमीन कॉपर +2 संकुल वर्गाकार समतलीय ज्यामिति समझाने के लिए 3D से 4P में क्रमोन्नत किया जाना संतोषजनक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन भेजना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। यदि इलेक्ट्रॉन 4P कक्षक में है, यह नाभिक से में दृढ़ता से जुड़ा नहीं रह सकेगा। 4P में है तो नाभिक से जुड़ा नहीं रहेगा, अतः संकुल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। वास्तव में संकुल ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। अतः यहाँ पे फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर ऐसा क्यों हो रहा है। 3D इलेक्ट्रॉनों को क्रमोन्नत नहीं करके इसमें sp3 कॉन्फ़िगरेशन संभव है। अतः ज्यामिति यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए? चतुष्फलकीय ज्यामिति प्रदर्शित करना चाहिए, परंतु फिर देखा गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। अतः ऐसे संकुलों के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं दिया गया है। कुछ खामियां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है, इट्स नॉट परफेक्ट, अतः ये चीज़ इसमें नहीं समझाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं चतुष्फल की कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अंतर डी कक्षक जब पूर्ण भरे होते हैं, जैसे D10 है, तो बाहर वाले जो कोश हैं S और P, ये आपस में मिलकर के sp3 संकरण बना लेते हैं। 4 टेट्राएमीन जिंक 2+ में आप देखिए सारे पांचों भरे में S और P आपस में मिलकर sp3 संकरण बना लेंगे। 3D कक्षक पूर्ण बने होने के कारण हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यह कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार Cu+2 भी चतुष्फलकीय संकुल है। टेट्राक्लोरोकॉपर 3+ बनाता है। स्वतंत्र धातु आयन एवं संकुल के चुंबकीय आघूर्ण में अंतर नहीं होता है। दोनों में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण माप से संकुलों की ज्यामिति, उनकी उपसंयोजन संख्या का पता नहीं लगाया जा पा रहा है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में एक्स-रे डिफ्रैक्शन, एक्स किरणों के विवर्तन के द्वारा अपन संरचना की पुष्टि करते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टेट्राब्रोमीन मैंगनीज। टेट्राब्रोमो मैंगनीज में क्या होता है? इसका 5.9 बोर मैग्नेटोन इसका चुंबकीय आघूर्ण है। इस संकुल के की ज्यामिति क्या होगी? Mn+2 का 5 विन्यास होता है। ये 5, 2 खाली पड़ा है, 4s और 4p। Mn2+ आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होना चाहिए? 5.9। म्यू = Nn+2, 5+2 करके 5.9 बोर मैग्नेटोन, ये आ गया है। संकुल का प्रायोगिक आधार पर भी 5.9 है, अतः स्पष्ट होता है कि युग्मन नहीं हो रहा है। युग्मन नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति में 3D उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होने के कारण बाहर वाले काम आएंगे, S और P, sp3 संकरण। चूँकि लिगेंड आपके पास 4 हैं, तो sp3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। संकुल चतुष्फल की ज्यामिति दे देगा। इसी तरह से काफ़ी सारे और अनुचुंबकीय भी हैं, टेट्राकार्बोनिल निकल, टेट्राइमीन निकल, ये सारा। दिस इज़ ऑल अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसकी कुछ खामियां जो दी हुई हैं उसमें देखिए, सबसे पहली खामी कि धातु आयन की प्रकृति के बारे में कुछ नहीं बताया है, लिगेंड के बारे में तो चर्चा ही नहीं करी। सेकंड वाले में चुंबकीय व्यवहार के आधार पर आप ज्यामिति वगैरह को इजीली बता नहीं सकते, स्पष्ट नहीं है मतलब, जो कि एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा पता चलता है। थर्ड, संकुल कौन सा अपचायक है, कौन सा ऑक्सीकृत है, कुछ को तो एक्सप्लेन कर देते हैं, कुछ को नहीं कर पाता है। इस सिद्धांत से संकुलों में विकृति भी नहीं समझा सकते। अंतःकक्षक संकुल बनाने के पीछे कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। विभिन्न संरचनाओं के अपेक्षित स्थायित्व को, जैसे Fe+3 चतुष्फल की अष्टफल की दोनों बनाता है, उसको भी क्लियर एक्सप्लेन नहीं किया है, जबकि क्रोमियम खाली अष्टफल की बनाएंगे। ये सारी चीज़ें जो माइन्यूट एक्सप्लेनेशन है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा नहीं दिए गए हैं। पॉलिंग ने सहसंयोजक और आयनिक का जो नाम दिया था वो भी गलत था, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था। और इलेक्ट्रॉनों को क्रमोन्नत करके कॉपर+2 के संकुल वर्गाकार समतलीय ज्यामिति को समझाना भी सही नहीं है। उसके बाद
उसकी संकुलों की एक्साइटेड स्टेट के बारे में बिल्कुल नहीं समझाया गया। उष्ण जैसे कि थर्मोडायनेमिक जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं। अंतःकक्षक संकुलों के सहसंयोजक बायो आयनिक, इसके लिए भी कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। इस सिद्धांत में मैकेनिज़्म भी नहीं समझा गया कि किस तरह से रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह निकालेंगे। रंग, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं होने के कारण ये सिद्धांत यहाँ पर थोड़ा सा फेल हो जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। इसके लिए नेक्स्ट थ्योरी दी गई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसके लिए अपन अलग नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। थैंक यू।